बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारी आवाज आ रही है क्या? यह इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए सभी विद्यार्थी हैं और जो शोधार्थी हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं व्यवसाय और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, विशाल जी आप माइक म्यूट कर लीजिए। आज का जो हमारा विषय है वो है कि भारत में जो जनजातीय समुदाय पाया जाता है, जो एथनिक ग्रुप्स पाए जाते हैं, इनकी बेहतरी के लिए, इनके सुधार के लिए, इनमें जो विद्यमान चुनौतियां हैं इस समुदाय के सामने, उसकी दिशा में सरकार ने क्या-क्या प्रयास किए हैं। सरकार ने संविधान के स्तर पर क्या प्रयास किए हैं, सरकार ने विधि के स्तर पर क्या प्रयास किए हैं और सरकार ने योजनागत और नीतिगत स्तर पर क्या-क्या प्रयास किए हैं। हम सारे जो बहुत महत्वपूर्ण प्रयास हैं, उन पर एक नज़र डालेंगे और उनसे उन प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। मेरा जो पहला लेक्चर था उसमें हमने विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियों पर चर्चा की थी और बताया था कि भारत में जो समाज है या भारतीय जो समाज है, इस समाज को हम 3 स्तर पर बाँट कर दें। पहला समाज हम शहरी समाज की बात करते हैं, द्वितीय समाज ग्रामीण समाज की बात करते हैं। ये प्रथम द्वितीय नहीं, हम कहें कि एक स्तर शहरी समाज का है, दूसरा स्तर ग्रामीण समाज का है और तीसरा स्तर जनजातीय समाज का है। हम जनजातीय समाज पर खासकर यहाँ पर चर्चा हो रही है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो जनजातीय समाज है और इस जनजातीय समाज की क्या विशेषताएँ हैं, हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, हम उन पर हमने उस दिन भी चर्चा की थी और आज भी इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत में जो व्यवस्था अपनाई गई है, यहाँ पर हम लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है। यहाँ पर जो हमारा शासन का प्रारूप है, वो डेमोक्रेटिक अप्रोच पर आधारित है। तो जब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी देश में होती है, तो याद रखा जाता है और उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है कि हमारे यहाँ जो विकास हो, वो न्याय से युक्त हो, सामाजिक न्याय से संबंधित हो। हमारे समाज में या हम कहें कि भारतीय समाज एक विविधता युक्त समाज है। यहाँ पर जब विकास होता है तो किसी भी निर्जातीय समूह, किसी भी समुदाय की संस्कृति को हस्तक्षेप यानी बिना हस्तक्षेप के साथ उसे विकास की धारा में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। हमारे संविधान की जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो संविधान की प्रस्तावना में एक समाजवादी शब्द दिया गया है और इस समाजवादी शब्द को ही ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपनी डीपीएसपी यानी भारत सरकार ने संविधान का अनुच्छेद 46 के तहत जनजातियों के विशेष रक्षो उपाय से संबंधित नीतियों का प्रावधान किया है कि सरकार का कर्तव्य है कि जब भी वो अपनी नीति बनाए तो समाज का जो कमजोर तबका है, समाज का जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उससे विशेष हित उसके प्रभावित हों और उनकी एथनिसिटी पर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँ। क्योंकि हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो राजनैतिक स्वरूप है, वो लोकतांत्रिक है और हम लोग एक समाजवादी व्यवस्था यानी समाज के प्रत्येक तबके को संसाधनों के समान वितरण की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो बात हो रही है कि भारत में जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या-क्या है? तो हम देखेंगे कि भारत के संविधान में जनजातियों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। केवल जनजातियों के लिए इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने अनुच्छेद 342 के तहत जिस जनजातीय समूह को अनुसूचित कर देगा, वो आर्टिकल 366(25) के तहत जनजाति है। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो राज्यपाल की अनुशंसा पर किसी भी निर्जातीय समूह को, किसी भी विशिष्ट समूह को जनजाति समूह घोषित कर सकता है और 366(25) उसकी परिभाषा देता है कि अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति ने जिन जनजातियों को सूचीबद्ध किया है, भारत में वही जनजातीय समुदाय कहलाएंगे। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, स्पष्ट परिभाषा हमारे संविधान में जनजातियों की नहीं दी गई है, बल्कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो 342 के तहत किसी भी इथनिक समूह को जनजाति समूह घोषित कर सकता है, राज्यपाल की सलाह पर और अपने स्वयं के विवेक की सलाह पर। राज्यपाल चाहे तो किसी भी अपनी सिफारिश करे तो राष्ट्रपति उसको घोषित कर दे।
हमने यहाँ पर एक और लाइन यहाँ जोड़ी है कि भारत के संविधान में जनजातियों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी जनजातीय समूह को अधिसूचित कर सकता है, उन्हें शेड्यूल्ड कर सकता है। ठीक? 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ जनजातियों का जो प्रतिशत है, भारत में जो जनजातियों का प्रतिशत है, वो 8.6%। सर्वाधिक जनजातियां लक्षद्वीप में, उसके बाद मिजोरम में और जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जनजाति है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जनजातियों की बेहतरी के लिए, जनजातियों से संबंधित जो चुनौतियां हैं उनके सुधार के लिए सरकार ने एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है और उसका नाम है जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातियों से संबंधित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके देख-रेख का कार्य करता है, जिसका नाम क्या है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसके बाद जनजातीय, अभी मैं केवल एक आपको स्टेप बैकग्राउंड बना रहा हूँ आपको, अभी संवैधानिक प्रावधान पर हम नहीं गए हैं। जनजातियों की जो परिभाषा है, इसमें मानव शास्त्री हों या समाज शास्त्री हों, इनके मत में एक मतता नहीं है। किसी ने कुछ विशेषताएँ बताई हैं, किसी ने कुछ विशेषताएँ बताई हैं। तो डीएन मजूमदार कहते हैं कि जनजाति परिवारों का एक समूह है। ये क्या है? ग्रुप है किसका? परिवारों का। इसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, एक सामान्य क्षेत्र में निवास करते हैं, विवाह तथा पेशे से संबंधित समान निषेधों का पालन करते हैं। इनके बीच सुविकसित पारस्परिक विनिमय तथा आपसी लेन-देन की व्यवस्था पाई जाती है। डीएन मजूमदार बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और जनजातियों के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है। ये कहते हैं कि जनजाति एक परिवारों का समूह है, इनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा है, एक अपना निश्चित क्षेत्र है। विवाह और पेशे से संबंधित कुछ निश्चित निषेधों का पालन करते हैं और इनके बीच पारस्परिक विनिमय तथा लेन-देन की व्यवस्था पाई जाती है। गिलेन एवं गिलेन है, ये भी अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, कल्चरल सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है। इन्होंने कहा है कि जनजाति जो है, जनजाति पाक शिक्षित एक स्थानीय समूह है। इनका जो सदस्य हैं, इनके सदस्य एक आम क्षेत्र में निवास करते हैं, इनका एक निश्चित क्षेत्र होता है, इनके द्वारा एक भाषा बोली जाती है और इनकी एक अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है या आम संस्कृति होती है। तो मैंने जनजाति क्या है, यहाँ पर आपको बता दिया। हमारे संविधान में जनजाति से संबंधित क्या प्रावधान है, वो हमने बता दिया और जनजाति से संबंधित जो बहुत मोटा-मोटी आंकड़े हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब हम बात करेंगे जनजाति की विशेषताएँ, जनजातियाँ हैं क्या? तो जो परिभाषा में है, उन्हीं को हम तोड़ देंगे तो वो विशेषताएँ बन जाती हैं। यानी जनजाति एक निश्चित क्षेत्र में निवास करती है, टोडा कहीं रहेगी, गारो कहीं रहेगी, खासी कहीं रहेंगी, जयंतियाँ कहीं रहेंगी, भील कहीं रहेगी, गोंड, कोरकू, यानी जो भी जनजातियाँ हैं वो अपने एक निश्चित क्षेत्र में रहती हैं, अपने एक विशिष्ट क्षेत्र में रहती हैं। उनका अपना एक क्षेत्र होता है, उनकी अपनी एक भाषा होती है, उनकी अपनी एक संस्कृति होती है, उनका नाम होता है, उनमें अंतःविवाही समूह पाया जाता है, सामान्य निषेधों का पालन करते हैं, बहिर्विवाह निषेध नहीं होता है, बाहरी लोगों से विशेष संपर्क नहीं रखते हैं, ये आदि चीज़ें हैं इनकी। तो इनमें सामान्य कॉमन टेबू या सामान्य निषेधों का पालन करते हैं। एक राजनैतिक संगठन पाया जाता है और बुजुर्गों की समिति होती है, ठीक है? और परिवार की एक विशेषता। ये मैं पिछले आपको लेक्चर में बता चुका था, लेकिन यहाँ पर बस एक 10 मिनट के अंदर मैं आपको सारा रिवाइज़ करवा। तो सबसे पहले मैंने जनजातियों का संवैधानिक प्रावधान बताया, मजूमदार के अनुसार आपको परिभाषा बताई, गिलेन एवं गिलेन के अनुसार परिभाषा बताई, जनजातियों की विशेषताएँ बताई। अब जनजातियों के अगर हम प्रकार पर बात करेंगे तो जनजातियाँ 3 प्रकार की होती हैं। सामान्य जनजातियाँ, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु जनजातियाँ और एक ऐसी जनजातियाँ हैं जो विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियाँ हैं। तो सामान्य जनजातियों की तो विशेषता मैं आपको बता चुका हूँ। सामान्य जनजाति की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। घुमंतु, विमुक्त और अर्ध-घुमंतु जनजातियों की अगर हम बात करें, तो यह ऐसा जनजातीय समूह है, जो मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता है और अपनी जीविका का पालन करने का प्रयास करता है। इसमें कलाबाज हैं, यानी जो आपने देखे हों जादूगर आते हैं, गाँव में छोटे-छोटे गेम करते हैं, वो घुमंतु जनजातियाँ हैं। सपेरों का समूह है, जादूगरों का समूह है, पशुपालकों का समूह है और नमक के व्यापारी आदि-आदि। आपने लोहार देखे होंगे, अपन कहते हैं ना जो रोड के किनारे जिनकी हमें अक्सर झुग्गी-झोपड़ी देखने को मिल जाती है, तो वो एक विमुक्त समुदाय है। इनको हम विमुक्त श्रेणी में रखते हैं। जनजातियों का एक और श्रेणी होती है, जिसे हम विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियों के समूह में रखते हैं।
लेबर आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार ने जनजातियों में एक और ग्रुप को चिन्हित किया जिसे पीबीटीजीज कहा जाता है। पीबीटीजीज का मतलब होता है कि जनजातियों में भी जनजातियों का एक ऐसा समूह है जो विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, बल्कि जनजातियों में ही पिछड़ा हुआ है। तो जो पिछड़ा हुआ समूह है जनजाति में, उसी को हम पीबीटीजी कहते हैं। उसी को हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप कहते हैं, यानी विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह कहते हैं। लेबर आयोग ने 1973 में अपनी अनुशंसा दी और कहा ऐसे जनजातीय समूह पीबीटीजी होंगे जो इनकी आबादी या तो स्थिर हो या फिर घट रही हो, तो प्रौद्योगिकी पूर्व कृषि का प्रयोग कर रहे हों, जिनका आर्थिक पिछड़ापन हो और जिनमें साक्षरता का स्तर बहुत कम हो, तो ऐसी जनजातियां पीबीटीजी जनजातियां कहलाएंगी। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा संवैधानिक प्रावधान जनजातियों का क्या है, जनजातियों की परिभाषा क्या है, जनजातियों की विशेषता क्या है और जनजातियां होती कितनी प्रकार की। ये मैं तीनों चीजें आपको बता चुका हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे पूछ सकता है। चलिए, ये सारे फैक्ट हैं, मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका था, तो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा बात नहीं करें। भारत में जनजातियों से संबंधित कुछ सिद्धांत अकादमिक जगत में हमें देखने को मिलते हैं, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं और महाविद्यालयों में भी, यानी जितना भी हमारा अकादमिक जगत है उसमें। एक जो पर्सपेक्टिव है जनजातियों के सिद्धांत से, एक सिद्धांतकार कहते हैं कि जनजातियों को हमें पुनरुद्धारवादी दृष्टिकोण से अपनाना चाहिए, जनजातियों को रिवाइवलिज्म की थ्योरी से अपनाना चाहिए, यानी जनजातियों को नेशनल पार्क पॉलिसी की अप्रोच से। तो इसमें एक नाम आता है बैरियर एल्विन, और बैरियर एल्विन की पुस्तक है द लॉस ऑफ नर्व। इसमें इन्होंने कहा कि अगर आप विकास करना चाहते हो तो आप जनजातियों को जबरदस्ती विकास की धारा में मत छोड़ो, जनजातियों को उनके ही क्षेत्र में रहने दो और एक नेशनल पार्क पॉलिसी के थ्रू उन्हें वो जैसे जल जंगल जमीन से जुड़े हैं उन्हें उन्हीं के हालत में जोड़ दो। अगर उन्हें आना होगा तो वो आपकी विकास धारा में आ जाएंगे, नहीं तो वो अपने क्षेत्र में मस्त। यानी एक कहते हैं कि जनजातियों को उन नेशनल पार्क पॉलिसी के तहत जंगलों में ही रहने दो, आप किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करो। और इसके समर्थक जो है वो बैरियर एल्विन है। बैरियर एल्विन जब भारतीय समाज की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज में जाति और जनजाति इस समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगर आप जाति और जनजाति को नहीं समझोगे तो भारतीय समाज को आप बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। बहुत से समाजशास्त्री हुए हैं, आदिवासी हुए हैं, उन्होंने जनजाति के लिए अलग-अलग शब्द कहे हैं। किसी ने इनको आदिवासी कह दिया, किसी ने इनको गिरिजन कह दिया, किसी ने इनको बहुत कई सारे शब्द दिए गए हैं। कोई इन्हें अनुसूचित जाति कहता है, कोई इन्हें बहुत अलग-अलग, ठक्कर वापा ने कुछ और कहा है। लोग अलग-अलग नामों से संबोधित, लेकिन बैरियर एल्विन जब आदिवासियों की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि आदिवासियों के लिए हमें नेशनल पार्क पॉलिसी को अपनाना चाहिए। हमें जनजातियों के साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक दूसरा पर्सपेक्टिव आता है जनजातियों से संबंधित, जिसको हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव अप्रोच, वर्णात्मक अनुकूलन, या इसी को ही हम दूसरे शब्द में इंटीग्रेशन अप्रोच कहते हैं। अर्थात हमें जनजातियों को अपने विकास की धारा में पंचशील सिद्धांत जो नेहरू जी का था जनजातियों से संबंधित, वो इसी सेलेक्टिव एडेप्टेशन में आता है। वो क्या कहते हैं कि जनजातियों को हमें विकास की धारा में मिलाना है, लेकिन हमें उनकी संस्कृति के साथ हस्तक्षेप नहीं करना है, बल्कि हमें उनके साथ इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन और एसिमिलेशन में अंतर होता है। इंटीग्रेशन में हम आपकी सांस्कृतिक पहचान के साथ हस्तक्षेप नहीं करते। आपकी सांस्कृतिक पहचान वही होगी, आप वही बने रहेंगे, लेकिन हम आपको अपने साथ मिला लें। आपकी एक अलग पृथक पहचान होगी, आपको हम एसिमिलेट नहीं करेंगे, अपने आप में नहीं मिला लें। आपकी अलग पहचान के साथ हम आपको विकास की धारा में मिला लेंगे और आपकी अपनी संस्कृति रहेगी, आपकी अपनी भाषा रहेगी, आपके अपने त्योहार रहेंगे, हर चीज़ आपकी अपनी विशिष्ट रहेगी, लेकिन आप अपनी पहचान के साथ विकास की धारा में जुड़ सकते हैं। इसे जनजातियों की सिलेक्टिव एडाप्टेशन अप्रोच कहते हैं, इसे इंटीग्रेशन अप्रोच कहते हैं कि हम उनकी परंपरा, प्रथा, रीति-रिवाज, मूल्य इत्यादि से हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उन्हें उन विकास के अपनी धारा में समाहित कर लेंगे। ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इसमें प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का विशेष योगदान है। वो कहते हैं हम उनकी विशिष्ट पहचान को खराब नहीं करेंगे और अपने साथ उन्हें शामिल कर। एक और सिद्धांत आता है जनजातियों से संबंधित,
जैसे हम लोग एसिमिलेशन, इसमें जीएस घुरिए जुड़े हुए, ये कहते हैं कि जनजाति पिछड़े हुए हिंदू हैं, अतः जनजातियों को हमें अपने समाज में पूर्णतः एसिमिलेट कर लेना चाहिए, पूर्णतः अपने स्वरूप में मिला लेना चाहिए, तभी वो विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। तो ये अलग-अलग पर्सपेक्टिव हैं जनजातियों से संबंधित, तो हमने ये आपको बता दिया, क्योंकि इनके ही आधार पर हम अपने संवैधानिक प्रावधान में देखेंगे, हम अपने नीतिगत प्रावधान में देखेंगे, हम अपने विधिक प्रावधान में देखेंगे कि हमने किस पर्सपेक्टिव को अपनाया। तो आप देखेंगे कि ना ही हमने नेशनल पार्क पॉलिसी को अपनाया है, ना ही हमने एसिमिलेट पॉलिसी को अपनाया है, बल्कि हमने, हमारे संविधान वेत्ताओं ने, नीति निर्माताओं ने जनजातियों की बेहतरी के लिए, जनजातियों में सुधार के लिए सिलेक्टिव अप्रोच का दृष्टिकोण जो था, वर्णात्मक अनुकूलन का जो था, इंटीग्रेशन का था, हमने उस पर्सपेक्टिव को अपनाया है। इंटी भारतीय समाज विविधता युक्त समाज है। भारतीय समाज किसी भी कम्युनिटी को उसकी प्रथाओं के साथ, उसकी परंपराओं के साथ, उसकी रीति के साथ अपने साथ समायोजित करता है, बल्कि परंपरा, रीति और उनकी प्रथा के साथ विमुक्त करके अपने साथ अनुकूलित नहीं करता। इसलिए हमारे यहाँ इंटीग्रेशन अप्रोच को अपनाया गया है, ना कि एसिमिलेशन अप्रोच अपनाया गया है, ना ही नेशनल पार्क पॉलिसी। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी आ रही है क्या? आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम अपना मुख्य जो हमारा प्रावधान है, हम वहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ आपका मैंने बैकग्राउंड पूरा तैयार करवा दिया है। चलिए, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद था 366-25, ये आपको बहुत अच्छे से मैं पहले ही बता चुका हूँ। 366 जो 25 है, ये संविधान की परिभाषा से जनजातियों की परिभाषा से संबंधित है। जबकि 342 में प्रावधान है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, वह किसी भी एथनिक समूह को जनजाति समूह घोषित कर सकता है। जब आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति किसी जनजाति समूह को घोषित कर देगा तो 366-25 के तहत वही जनजाति जनजाति के रूप में हो जाएगी। यही परिभाषा है। हमारे यहाँ विशेषताएं नहीं बताई गई हैं संविधान में कि क्या होगी जनजातियों, केवल बता दिया गया है कि राष्ट्रपति जिसे चाहे अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है, राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे शेड्यूल बना सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब जनजातियों से संबंधित अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें, तो पहले मैं आपको मोटा-मोटी ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और उसके बाद मैं इस पीडीएफ में जो चीज़ें दी गई हैं, उन पर चर्चा कर। तो हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है 338, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 ए और बी। 338 ए बी में प्रावधान किया गया है कि एक जनजातीय आयोग होगा। एक जनजातीय आयोग का प्रावधान किया गया है और 89 में संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें पृथक कर दिया। ठीक? जब हमारे यहाँ कोई भी आप देखोगे, मैं इन संवैधानिक प्रावधानों पर चलूँगा, लेकिन उसके पहले हम कुछ आपको और ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जल, जंगल, जमीन का मुद्दा जो जनजातियों से जुड़ा हुआ है। उनकी जो जमीन को जब हम बहुउद्देशीय परियोजनाएँ लागू करते हैं, जब जनजातीय क्षेत्र, आपने देखा होगा कि कोई बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जा रही है, कोई डैम बनाया जा रहा है, कोई हाईवे निकाला जा रहा है, तो आप देखते हैं कि या किसी खनन किया जा रहा है किसी विशिष्ट क्षेत्र से जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, तो हम या जो विकास की जो एजेंसियाँ हैं, वो कहती हैं कि आप यहाँ से विस्थापित हो जाओ। जब उन्हें वहाँ से विस्थापित होने के लिए कहा जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि उन पर क्या गुज़रती है। क्योंकि हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं और एक विशेष कंपनी आई और उन्होंने कहा कि यहाँ पर खनिज पाया जा रहा है, यहाँ हमें डैम बनाना है, यहाँ से हमें हाईवे निकालना है, इसलिए आप यहाँ से 1894 का एक अधिनियम था, पहले लैंड एक्विजिशन, यानी सरकार बहुउद्देशीय योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकती थी। सरकार ने जब देखा कि इस दिशा में तो बहुत समस्या है, जनजातीय क्षेत्रों को बहुत मुसीबतों को सामना करना पड़ा, तो सरकार ने 2013 में एलए को संशोधित किया और एलए की जगह सरकार एक एक्ट लेके आई जिसे हम लोगों ने एलए आरआर एक्ट 2013 कहा। इस एक्ट का नाम है लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। यदि सरकार किसी क्षेत्र को अधिग्रहित करती है और वह जनजातीय क्षेत्र है, तो सरकार को अधिग्रहण का न केवल मुआवजा देना पड़ेगा, बल्कि जनजातियों की जो भूमि को आपने अधिग्रहित किया है,
उस जनजातियों को पुनर्स्थापित भी करना पड़ेगा और उनका पुनर्वास भी करना पड़ेगा। सरकार ने 2013 के तहत जनजातियों को एक विशेष प्रावधान LARR के तहत दे दिया। सरकार ने 2006 में एक और एक्ट दिया जिसे हम लोग कहते हैं एफआरए एक्ट 2006। इसको कहते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट। सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत प्रावधान किया कि जिस प्रकार एक आम नागरिक का अपने जमीन पर अधिकार है, उसी प्रकार जनजातियों का जल जंगल जमीन पर भी अधिकार है। जिस प्रकार से आप अपनी खेती का दावा कर देते हैं, हम अपने मकान का दावा कर देते हैं, इसी प्रकार जनजातियां जिस वन में रह रही हैं, उनका भी उस वन में जो भूमि है, उस भूमि पर उनका पूरा प्रावधान है, उनका पूरा हक है। तो एफआरए एक्ट के तहत हमने क्या देखा कि एफआरए एक्ट के तहत जनजातियों का जल जंगल जमीन पर पूरे अधिकार की बात की गई है और LARR एक्ट के तहत हमने देखा कि जनजातियों को, अगर आप जनजातियों की भूमि को अधिग्रहित करते हो तो न केवल आपको मुआवजा देना पड़ेगा, बल्कि जनजातियों के लिए आपको वैसी ही सुख सुविधाएं देने पड़ेंगी जैसे उनके गांव में थी। आपको मुआवजा के साथ-साथ उन्हें पुनर्वास और पुनर्स्थापित भी करना पड़ेगा। LARR एक्ट के लिए मैंने 2000, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, 2020 में एक LARR एक्ट के तहत प्रावधान है कि यदि सरकार किसी क्षेत्र को अधिग्रहित करती है, तो उसे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा। और जब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, तो यहाँ पर 2 सामाजिक जो वैज्ञानिक होते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। और किस्मत की बात कि इस जो कैन बेतवा लिंक जो प्रोजेक्ट है, दोनन इसको कहते हैं, दोना डैम, ये बेतवा पर है और पीटीआर पन्ना टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पर मैं एक सामाजिक वैज्ञानिक के तौर पर गया और मैंने देखा इनके कि जब जनजातियों का विस्थापन होता है किसी भी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत, उन्हें मुआवजा दिया जाता है, लेकिन सरकार उनका रिहैबिलिटेशन नहीं करती है, रीसेटलमेंट नहीं करती है, क्योंकि सरकार कहती है कि इनका रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट करने के लिए मेरे पास जमीन नहीं है, लेकिन मैं इन्हें पैसा तो दे सकता हूँ। कभी 15 लाख देते हैं, कभी 10 लाख देते हैं, ये पैसा कितने समय तक चलने वाला है, वो खत्म हो जाता है। तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में निकल के आया कि साहब, आप मुआवजे से काम नहीं बनेगा, आपको रीसेटलमेंट, रिहैबिलि और अगर आप उन्हें विस्थापित कर भी देते हो अपने जगह से, तो एक लंबे समय बाद जो उनका प्रकृति के साथ जो लगाव होता है, वो लगाव बड़ा, दूसरी जगह आप उतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बना सकते जनजाति, बड़ी समस्या हो जाती है। अब किसी की ससुराल थी 1 किलोमीटर दूर, किसी का मायका था 1 किलोमीटर दूर, किसी के पड़ोसी रहते थे। अब आप कितना किसी के परंपरागत देवता थे उस जंगल, आप कितना पुनर्वास करोगे? वो सब चीज़ें तो नहीं ले जाओ। मैं आपको कान्हा टाइगर रिज़र्व पार्क की मैं बताता हूँ। वहाँ पर LARR एक्ट के तहत वहाँ पर विस्थापित की गई जनजातियाँ। जनजातियों को बड़ा मुआवजा दिया गया, दूसरी ज़मीन दी गई, जनजातियाँ चली गईं। लेकिन देखा गया कि 3 महीने बाद जो विस्थापन हुआ था, वह विस्थापन विफल हो गया और जो जानवर थे और जो मवेशी थे, अब उन्हें तो पता नहीं कि कौन-सा एक्ट है, क्या है, आपने लोगों को तो लालच देके विस्थापित कर दिया, लेकिन वो मवेशी, वो जानवर, कुत्ता-बिल्ली, वो सब अपने फिर से क्षेत्र में आ गए और सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि यह जो विस्थापन था, इस विस्थापन को कैंसल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप पुरुषों और महिलाओं को तो हटा सकते हो, मानव समुदाय को तो हटा सकते हो, लेकिन जानवर को वहाँ से विस्थापित करना थोड़ा मुश्किल की बात है। तो विस्थापन फैल भी हुए हैं, लेकिन हम वो तो ठीक है सारी बातें। LARR क्या है वो हमने आपको बता दिया। लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। कोई हैंड राइज कर रहा है, जरा पूछिए, बताइए क्या आंसर है आपका, क्या क्वेश्चन है? तो, तो LARR क्या है ये आपको समझ में आ गया है। FRA क्या है? FRA एक्ट 2005 का है और इस FRA एक्ट के तहत सरकार ने जंगलों पर पूर्ण अधिकार दिया है जनजाति को। और इसके तहत वो चाहती है सरकार कि जनजातियों को वन क्षेत्र में जो परंपरागत अधिकार हैं, उन परंपरागत अधिकारों पर उन्हें कानूनी मान्यता मिले। वनों के संरक्षण की जो व्यवस्था है वो मजबूत हो एफआरए एक्ट के तहत
और ग्राम सभाओं को सशक्त किया जाए, वन के निवासियों की आजीविका व खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। यह जो है वो एफआरए एक्ट 2006 के तहत प्रावधान किए गए। तो एलएआरआर क्या है, एफआरए क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण जो एक्ट है, जो कई जगह हम लोगों ने पढ़ा है, एससी एसटी एक्ट 1989। ये भी जनजातियों की बेहतरी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है और सरकार ने, ये मैं विधिक प्रयास पढ़ा रहा हूँ, संवैधानिक नहीं। एलएआरआर विधि बनाई है सरकार ने, एफआरए विधि बनाई है सरकार ने, और एससी एसटी एक्ट जो है वो भी एक विधि के माध्यम से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों की बेहतरी के लिए, शोषण से विमुक्त समाज बनाने के लिए सरकार ने ये अधिनियम बनाए। तो अनुसूचित जाति जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम है, ये 1989 का है और इसका जो उद्देश्य था वो था कि शोषण विमुक्त समाज की स्थापना करना, यानी जो समाज शोषण से युक्त ना हो, ऐसे समता मूलक समाज की स्थापना। इसमें प्रावधान किए गए 1989 के अधिनियम में कि आपने देखा होगा जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर कुछ, एक सोशियोलॉजी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है डोमिनेंट कास्ट का। तो डोमिनेंट कास्ट भले ही संख्या के दृष्टि से कम हो, लेकिन वो प्रभुत्वशाली होती है, उस क्षेत्र में उनका डोमिनेंट होता है। उसके कई कारण हैं, वो एक अलग चर्चा करेंगे। लेकिन आप, हम लोग कई बार अखबारों में देखते हैं, न्यूज चैनल पर देखते हैं, एक एससी एसटी समुदाय का व्यक्ति दूल्हा बन के घोड़े से निकला तो विशेष समुदाय के लोगों ने उसे पीट दिया। मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो काम था, सिर पर मेला ढोने का जो काम था, एक विशेष समुदाय के लोग ही करते हैं। छुआ-छूत का सामना एक विशेष समुदाय के लोगों को ही करना पड़ता है। हाथ में चप्पल लेके विशेष समुदाय के लोगों को ही चलना पड़ता था। तो इस समय के जो प्रकार के जो सोशल स्टिग्मा थे, इन सोशल स्टिग्मा, सामाजिक कलंक से बचने के लिए सरकार ने एक एक्ट लेके आई और इस एक्ट को इतना कठोर बनाया कि आप जब भी अस्पृश्यता की बात करोगे तो आपको थोड़े कठोर प्रावधान किया गया सरकार ने। एससी एसटी एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम, इसमें प्रावधान किया सरकार ने कि यदि कोई एससी वर्ग के विरुद्ध कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति अपराध करता है, छूत करता है, या जो हमने बताया इस प्रकार का कोई कृत्य करता है, तो और एससी वाला या एसटी वाला व्यक्ति उसकी एफआईआर करता है तो बिना जांच के एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में प्रावधान। और तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है इसमें, और अग्रिम जमानत की मनाही है कि किसी भी प्रकार की कोई अग्रिम जमानत नहीं दी जाए। और अगर आप इस प्रकार अगर कोई कृत्य किया है और आप बेल लेना चाहते हो, क्योंकि अग्रिम जमानत की मनाही है, तो आप क्षेत्रीय या लोकल अदालत से आपको जमानत नहीं मिलेगी, जमानत सीधे सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। तो ये कठोर कानून है और इस कानून में 85,000 से लेकर 8,25,000 तक का जुर्माने का प्रावधान है। और जहां आईपीसी एक्ट 10 साल की सजा देती है, और अगर आपने अपराध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अत्याचार किया है, अपराध किया है, तो आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है। सरकार ने इतने कठोर कदम क्यों उठाए? क्योंकि समाज में विशेष प्रकार के समुदाय को मार्जिनल समुदाय बनाया जा रहा है। उनके साथ हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, कई बार आप देखते हो वाटर एक्सक्लूशन की मैंने बात की, लैंड एक्सक्लूशन की बात की, सोशल एक्सक्लूशन की बात की, एंड कल्चरल एक्सक्लूजन, यानी सामाजिक बहिष्करण कर दिया, सामाजिक सांस्कृतिक बहिष्करण कर दिया, भूमि से बहिष्करण कर दिया, पानी से बहिष्करण कर दिया। जब इस प्रकार के बहिष्करण होते हैं तो सरकार तो समता मूलक विकास की स्थापना करना चाहती है। सरकार तो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा में लाना चाहती है, तो कैसे? कानून के माध्यम से लाती है। तो सरकार ने इसीलिए इस दिशा में विशेष कानून बनाया और कठोर कानून बनाया। अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा, ये कानून बहुत चर्चा में रहा है। इसमें एक कोर्ट का फैसला आया था, उसने ये अग्रिम जमानत इन सब चीजों को मना कर दिया था। देश में बहुत आंदोलन हुए, पर 10 फरवरी 2020 का फैसला आया और सरकार ने इन्हीं कानूनों को पुनः स्थापना की, इन्हीं कानूनों की से पुनः स्थापना की। सरकार ने अमेंडमेंट किया पार्लियामेंट। उसमें मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, और शायद बीए और एमए के बच्चे हैं इसमें, तो
बहुत ज्यादा डीप उतरने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हमने बता दिया कि विधिक रूप से जो प्रावधान कर रही है सरकार, उन्होंने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के माध्यम से किया, एफआरए एक्ट के माध्यम से किया, एलएआरआर एक्ट के माध्यम से भी किया। अब हम देखते हैं कि संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, थोड़ी इन पर भी चर्चा करें। तो संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(4) कहता है, आर्टिकल 16(4) कहता है कि राज्य को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित न करने के लिए किसी भी पिछड़े पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्ति या पदों को आरक्षण का प्रावधान है। यानी 16(4) कहता है कि यदि राज्य में किसी पद पर विशेष रूप से पिछड़े हुए जो समुदाय हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, यदि उनका पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य सरकार, राज्य का मतलब है केंद्र और स्टेट दोनों सरकार प्रावधान कर सकती है कि विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व वहां हो, यानी आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। 16(4) ये संविधान में प्रावधान किया गया है कि राज्य को एससी एसटी के लिए पदों में उन्नति के प्रावधान की अनुमति देता है कि आप पदोन्नति कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब राज्य के तहत सेवाओं में इस यानी एससी एसटी कम्युनिटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो। यानी 16 ये कहता है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो आप नियुक्ति करो, और 16(4) ये कहता है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो आप पदों में पदोन्नति के माध्यम से भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व करा सकते हैं। अनुच्छेद 16(4) बी क्या कहता है? बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 16(4) कि 50% आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए बैकलॉग की जो रिक्त पद हैं, उनको चालू वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, ये अलग ही रहे। ठीक है, तो बैकलॉग के लिए प्रावधान 16(4) बी में है, और 16(4) ए में पदोन्नति है, और 16(4) में क्या है? उनके आरक्षण का प्रावधान किया। तो ये सब आपको समझिए, ये फंडामेंटल राइट है, इसको हम एफआर कहते हैं, फंडामेंटल, यानी जो संविधान देता है। फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं कि जिनके उल्लंघन पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार। एक आपको अनुच्छेद है 266 244 ए। तो 244 जो आपका अनुच्छेद है, आर्टिकल आर्टिकल 244, इस 244 का संबंध आपकी अनुसूची 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 5 और अनुसूची 6 से है। 5 और 6 अनुसूची क्या है, थोड़ा सा हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण, लोगों को समझ में ही नहीं आती है, लेकिन मैं आज आपको समझाने का प्रयास। किसी को अगर आता हो 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में तो वो बता सकता है, कोई अगर जानकार है तो। जो 244 ये है, इसमें 5वीं अनुसूची के बारे में दिया गया है, और 5वीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्र, यानी सरकार ने जिनको अनुसूचित किया हो, अनुसूचित क्षेत्र। और 6वीं जो अनुसूची है, यह है जनजाति क्षेत्र, है जनजाति। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र में अंतर है। जो 5वीं अनुसूची है, यह ऐसे राज्यों से संबंधित है जो 100% जनजाति बहुल राज्य नहीं। 5वीं अनुसूची के तहत 10 राज्यों को रखा गया है। यानी मान के चलो कि ये हमारा मध्य प्रदेश है, थोड़ा मध्य प्रदेश का मैं मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश में अगर आप देखो तो कुछ जनजातियां यहाँ पाई जा रही हैं, कुछ जनजातियां यहाँ पाई जाएंगी, कुछ यहाँ कुछ यहाँ। अब लेकिन ये पूरा स्टेट अगर आप देखोगे तो यह जनजातीय बहुल तो नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र में जनजातियां पाई जा रही हैं। तो राज्यपाल क्या करेगा? इन क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर देगा। यानी कुछ जनजातीय क्षेत्र जब पैकेट के रूप में जगह जगह पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों को हम या है कि राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति के द्वारा करवा देता है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करवा देता है। और ऐसे क्षेत्र 10 राज्यों में विस्तृत हैं। वो 10 राज्य कौन कौन से हैं? आप लोग चाहो तो लिख लो, मैं बता देता हूँ।
आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और छत्तीसगढ़। इन क्षेत्रों में हम 5वीं अनुसूची को लागू करते हैं या राष्ट्रपति 5वीं अनुसूची के प्रावधान यहाँ पर लागू। 6वीं जो अनुसूची है, 6वीं अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर जनजातीय बहुल क्षेत्र है। और 6वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है कि यहाँ का विकास केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं करेगी, बल्कि यहाँ का विकास इन्हीं लोगों के माध्यम से कराया जाएगा। इसलिए सरकार ने प्रावधान किया है कि यहाँ पर स्वायत्त जिला परिषद होगी या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद होगी। असम में 3 क्षेत्रीय परिषद हैं, मेघालय में 3, मिजोरम में 1 है। यानी ये क्षेत्रीय परिषद इन्हीं लोगों के द्वारा चुनी गई होंगी और यही लोग अपना विकास करेंगे। यानी विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं 6वीं अनुसूची। ठीक है। 5वीं अनुसूची उन क्षेत्रों में संबंधित है जहां पर जनजाति तो है, लेकिन पूरे क्षेत्र में नहीं है, उस क्षेत्र के कुछ विशिष्ट भागों में है। तो राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ऐसे क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। और इन क्षेत्रों में यदि केंद्र 5वीं अनुसूची के संदर्भ में बता रहा हूं, इन क्षेत्रों में यदि केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया, राज्य सरकार ने कोई कानून बना दिया, तो राज्यपाल इन क्षेत्रों में ऐसे कानून को या तो आंशिक रूप से लागू कर सकता है या इनमें संशोधन के माध्यम से लागू कर सकता है या लागू होने से पूर्णतः मना कर सकता है। ये विशिष्ट प्रावधान। ठीक है। समझ में आ रहा है 5वीं और 6वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची ऐसे राज्यों से संबंधित है जो जनजातीय बहुल तो है, लेकिन पूरे क्षेत्र में जनजाति कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जो पैकेट के रूप में जहां जनजाति पाई जाती है, उन्हें राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देता है। और जो आपकी 6वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में है और वहां पर क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है, स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई। अब आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो ये 5वीं और 6वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची अर्थात ऐसे क्षेत्र जो जिन्हें राष्ट्रपति ने अनुसूचित कर दिया है और इसमें केंद्र और राज्य सरकार के जो कानून हैं, उन्हें राज्यपाल या तो पूर्ण रूप से लागू कर सकता है या उन्हें लागू होने से मना कर सकता है या उन्हें आंशिक रूप से लागू कर सकता है या उन्हें संशोधन के द्वारा लागू कर सकता है। तो ये 5वीं और 6वीं अनुसूची मैंने आपको बताया। आपका आता है आर्टिकल 23। 23 जो है वो बंधुआ मजदूरी से संबंधित है और जो मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति राजस्थान में भी ये पाई जाती है और ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इस पर हमारा जो काम है वो एथनोग्राफिक है। एथनोग्राफिक निर्जातीय अध्ययन है। इन्हीं लोगों के बीच में रहकर इनकी संस्कृति की सभ्यता को जानना, इनकी परंपराओं को जानना, इनकी समस्याओं को जानना, उसी को एथनोग्राफी कहा जाता है। मैंने बहुत करीब से देखा है कि जनजातियों में, इस जनजाति में बंधुआ मजदूरी की एक विशिष्ट यही संवैधानिक तौर पर इसे मना कर दिया गया, लेकिन आंशिक तौर पर आज भी देखने को मिल रही है। ठीक है। तो आंशिक तौर पर आज भी है और राजस्थान, मध्य प्रदेश में शहरी जनजाति की प्रमुख समस्या है बंधुआ मजदूरी। लेकिन सरकार ने प्रावधान किया गया आर्टिकल 23 के तहत कि बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने से संबंधित प्रावधान है तथा तस्करी और जबरन श्रम को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित और इसे एक दंडनीय अपराध माना। 24 बाल श्रम को मना है। ठीक है। जोखिम वाले कारखानों में आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप उसमें नहीं। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं 15/4 46। 46 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैंने स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था। 46 राज्य को अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय, सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करने के निर्देश दिए जाते हैं। अर्थात राज्य सरकार को निर्देशित दिया गया है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य को नीति के तहत निर्देश देता है कि संविधान कि जब भी आप अनुसूचित जाति जनजाति के हितों से संबंधित कोई पॉलिसी बनाओ तो अनुच्छेद 46 को देखो और उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दो तथा समाज में व्याप्त अन्याय तथा शोषण की जितनी भी प्रवृत्ति है इनके पूर्णतः उन्मूलन की बात आर्टिकल 46 करता है। अनुच्छेद 350 विशिष्ट भाषा लिपि और
विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण की बात करता है। तो संविधान के अनुच्छेद तो बहुत अच्छे-अच्छे हैं। देखो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, बड़ा ही आपको यूटोपियन लग रहा होगा, आदर्श लोक सा लग रहा होगा कि संविधान ने एलएआरआर दे दिया, संविधान ने एफआरए दे दिया, संविधान ने अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम दे दिया, इतने फंडामेंटल राइट्स दे दिया, फंडामेंटल ड्यूटी दे दी और अन्य प्रकार के कई संविधान में हमें अधिकार दे दिए। लेकिन अब तो जनजातियों में बहुत सुधार हो गया होगा, तो हम कहेंगे कि स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है, अभी भी स्थिति चिंताजनक है और इनमें कई प्रकार की समस्याओं का हमें सामना। आपने एक अधिनियम सुना होगा, अगर आप समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं या आप जागरूक हैं, सोसाइटी के एक अच्छे नागरिक हैं, कि दहेज निवारण अधिनियम 1961 आया था। 1961 से लेके 2024 आ गया और अपने आस-पास की आप प्रवृत्ति देखोगे तो दहेज कम नहीं हुआ, दहेज की प्रवृत्ति और बढ़ गई। शिक्षित लोगों में दहेज की प्रवृत्ति और बढ़ी है। कोई भी संवैधानिक, वैधानिक और नीतिगत प्रयास कर देने से समस्याओं का उन्मूलन नहीं हो जाता। समस्या विमुक्त समाज नहीं हो जाता। वो तो समाज के जन जागरूकता के द्वारा संभव हो पाता है। तो इसलिए आपने इतने संविधान संशोधन पढ़ लिए, इतने विधि पढ़ लिए और अभी मैं और आगे भी आपको विधिक प्रयास पढ़ाऊँगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आदर्श लोक में आ गए हैं, हम लोग एक शोषण विमुक्त समाज में। ये समस्याएँ आज भी बनी हुई हैं और हम अपने अपेक्षित लक्ष्य से बहुत दूर हैं। चलिए खैर अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे और सीधा 15-16 हमने 15 बता दिया, 46 बता दिया और 350 बता दिया। आर्टिकल 330 में जनजातियों के लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान, ठीक है? अब इस पर बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे बात। तो 330 जनजातियों के लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है और 325 जनजातीय समुदाय के विधानसभा में आरक्षण से संबंधित। वहाँ पर लोकसभा में आरक्षण दिया गया है, यहाँ पर विधानसभा में। आर्टिकल 335 जनजातीय समुदाय को नौकरी में आरक्षण का प्रावधान करता है, ठीक है? और मैं आपको पहले ही बता चुका था और फिर से एक बार चर्चा कर दे रहे हैं कि आर्टिकल 338 के तहत अनुसूचित जाति जनजातीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है? और 339 ए के तहत प्रावधान है कि अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों और जनजाति कल्याण से संबंधित प्रावधान है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति महोदय एक आयोग की नियुक्त करेगा, तो इसी के तहत इसको नियुक्त किया जाता है, ठीक है? और जनजातियों के संबंध में राष्ट्रपति महोदय आयोग से सुझाव मांगेंगे। 338 ए में आयोग है, 339 में उस आयोग के गठन का निर्देश राष्ट्रपति को दिया गया है। चलिए आर्टिकल 364 में प्रावधान है कि बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में एक अलग जनजातीय मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ठीक, इन राज्यों में बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में अलग से जनजातीय मंत्री होगा, लेकिन भारतीय संविधान के संशोधन 305 में जो बिहार में जनजातीय मंत्री था, उसके प्रावधान को हटा दिया गया है। तो आपको याद रखना है, कभी अगर आपके एग्जाम में आ जाए और आप अगर जनजातियों के विशेष प्रावधान जानना चाहते हैं, तो उससे ये 5वीं अनुसूची अनुसूची मैं आपको 244 ए के तहत पढ़ा चुका हूँ और ये भी 5वीं और 6वीं अनुसूची में आपको ऊपर पढ़ा के ही आया हूँ, तो यहाँ पर अब फिर से चर्चा नहीं करेंगे। ये सारी 5वीं और 6वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान है, तो ये सब ठीक है। 340, 342 में आपको बता ही चुका हूँ कि राष्ट्रपति को किसी भी एथनिक समूह को जनजातीय समूह बनाने का प्रावधान है। ये सब मैं आपको पहले ही चर्चा करके आया हूँ। यहाँ पर इनकी परिभाषाएं दी गई हैं। अब थोड़ा-सा हम कुछ और फैक्ट है, उन पर चर्चा करते हैं। भारत में जनजातियों का प्रतिशत जो जनगणना है 2011 के अनुसार वो 8%, लगभग 8%। और जनजातियों के लिए जो विशेष एक योजना बनाई गई 1955 में सर्वप्रथम, उसको कहते हैं बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंड योजना। बैरियर एल्विन द नर्व ऑफ द इनकी जो पुस्तक थी, बैरियर एल्विन ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत जनजातीय विकास खंड प्रारंभ किया। देवर आयोग 1960, कहीं 1973 में इनकी अनुशंसा को माना गया था, 1960 में गठित किया गया था। तो ये दोनों फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। 2006 का एफआरए एक्ट, एलपी विद्यार्थी ने सब प्लान की बात करी है, ठीक है। जीलू समिति है, इनसे संबंधित जनजातीय उप सम 1975 और
इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम कई बार पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, 1980 से संबंधित है। और जनजातियों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए 1987 में भारत सरकार ने ट्राइबल कोऑपरेट मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया, यानी ट्राइफेड का गठन। एक आपको याद रखना है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 का है और ट्राइफेड की स्थापना 1987 की, ये दोनों याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण। जनजातियों के वित्तीय एवं विकास के लिए केंद्र द्वारा जो प्रायोजित वित्त है उसके लिए राज्य जनजाति विकास वित्त निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत एक माडा योजना चलाई गई थी, मॉडिफाइड एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी आप याद रख लेंगे तो कोई। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ये भी इनसे जुड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठीक है। और बाधित श्रम यानी वो बंधुआ श्रम मजदूरी अधिनियम 1976 और बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1946, ये भी आपको याद रखना है। सरकार ने इस दिशा में भी कार्य किए हैं ताकि जनजातियों पर किसी भी प्रकार का कुछ दबाव बनाकर उनसे कार्य ना किया। ये जनजातियों के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन हम इन पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है। बल्कि अब हम यहाँ पर इतना ही कहेंगे कि जो जनजातियां हैं या जनजातियों से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं, जो विधिक प्रावधान किए गए हैं, जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, इन सब प्रावधानों के बावजूद भी हम अभी अपने अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं। अभी हम समता मूलक समाज की स्थापना नहीं कर पाए हैं। सरकार ने जो विधिक प्रयास किए हैं, सरकार ने जो संवैधानिक प्रयास किए हैं, सरकार ने जो नीतिगत प्रयास, कई प्रकार की वन पॉलिसी बनाई गई, कई प्रकार के आर्थिक पॉलिसी बनाई गई, खनन पॉलिसी बनाई गई, इन सब के बावजूद भी हम समता मूलक स्थापना नहीं कर पाए। अतः आवश्यकता है हमें समाज को जन जागरूक करने की, समाज को जनजातियों के से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करने की। तभी हम क्या कर सकते हैं, एक समता मूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं, तभी हम शोषण विमुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं, तभी हम इंटीग्रेशन की अपनी जो अप्रोच है, इस अप्रोच को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आज का मैं लेक्चर अपना यही समाप्त करता हूँ। बाकी अगर किसी स्टूडेंट के कोई डाउट है वो आमंत्रित है, वो पूछ सकते हैं।